Hello, everybody. Welcome to Yours Education Hub. So, this is part 2 of chapter 4 Performance of Contract. हम सोगा का चैप्टर 4 कर रहे थे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसका हमने पहला लेक्चर ले लिया एंड दिस इज सेकेंड लेक्चर. आज हम देखेंगे ऑन एक्सेप्टेंस एंड द पेमेंट बाय द बायर. हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें होती हैं. सेलर की तरफ से होता है डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड बायर की तरफ से होता है एक्सेप्टिंग द गुड्स एंड डूइंग द पेमेंट्स. हमने पढ़ लिया था डिलीवरी ऑफ द गुड्स. आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट बाय बायर. सो दिस इज द सेकेंड स्टेप इन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट स्टेप हो गया डिलीवरी वाला, सेकेंड स्टेप क्या हो गया एक्सेप्टेंस वाला. एंड दिस इज डन बाय द बायर. Section 31 states that it is the duty of the buyer to duly accept the goods so delivered by the seller and thereby pay for the same goods. Goods को हमने accept भी करना है और pay भी करनी है goods के लिए. In case the buyer does not accept the goods, it shall amount to breach of contract. Breach मतलब contract खत्म हो जाना. For non-acceptance, accept नहीं किया सामान तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. सिमिलरली व्हेन द बायर एक्सेप्ट द गुड्स बट डज नॉट पे, इट शैल अमाउंट टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन पेमेंट. देखो दो चीज़ें होती है, एक तो एक्सेप्ट करना और दूसरा पेमेंट करनी. अगर एक्सेप्ट ना करने के कारण कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो वो होता है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, और अगर पेमेंट ना करने की वजह से होता है तो वो होता है ब्रीच ड्यू टू नॉन पेमेंट. पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट. अब हमने एग्रीमेंट बनाया होता है. हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें हम सब कुछ लिखते हैं कि डिलीवरी किस दिन होगी, पेमेंट किस दिन होगी, या अगर जो भी सेलर और बायर की टर्म्स होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं. बट इन केस कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो पेमेंट और डिलीवरी कॉन्करेंट होगी, मतलब साथ साथ में. जब डिलीवरी हो जाएगी उसी टाइम पेमेंट भी हो जाएगी. Section 32 provides that unless the parties agree to something else, both the delivery of the goods by the buyer and the payment of the price by the buyer happens concurrently. Therefore, the seller is not bound to deliver the goods if the buyer is not ready and willing to pay the price on the delivery. And similarly, buyer is not bound to pay the price if the seller is not ready or willing to give the possession of the goods. अगर सेलर या बायर में से कोई भी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी नहीं है, सेलर की तरफ से क्या होता है डिलीवरी. अगर सेलर डिलीवरी करने के लिए तैयार नहीं है तो बायर भी पे नहीं करेगा, और अगर बायर पे करने के लिए तैयार नहीं है तो सेलर भी डिलीवरी नहीं करेगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. बट वेयर द पार्टीज एग्री that the goods shall be delivered first and the payment shall be made after the expiry of the credit of the period, it shall be done accordingly. अब कई कॉन्ट्रैक्ट्स में, कई एग्रीमेंट्स में ऐसा लिखा होता है कि आप मेरे को डिलीवरी जो है कि 1 जुलाई को कर देना और मैं आपको पेमेंट आफ्टर 5 days 5 जुलाई को कर दूंगी. तो विद इन दीज डेज या आफ्टर 5 जुलाई पेमेंट हमें करनी पड़ती है जैसा हमारे एग्रीमेंट में लिखा है. इन केस देर इज नो एग्रीमेंट तो वो फिर कॉन्करेंट मतलब साथ साथ. और इफ इट वॉज डिसाइडेड दैट द पेमेंट टू बी मेड इन एडवांस एंड द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड लेटर, इट शैल बी डन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. एक तो ये चीज़ होगी कि डिलीवरी पहले होगी और पेमेंट बाद में होगी, या एक एडवांस पेमेंट भी हो सकती है कि मैं बोल दूँ कि मैं 30 नवंबर को पेमेंट कर देती हूँ और मेरे को आप 2 दिसंबर तक गुड्स मेरे घर पे पहुँचा देना. ये भी चीज़ हो सकती है. तो इट डिपेंड्स. अब रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. अब गुड्स को डिलीवर करने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं कि हमें गुड्स कैसे डिलीवर करने हैं. लेट्स सी देम. Delivery of the goods agreed upon. The seller and the buyer mutually decided upon that the good must be delivered, how the payment is, when the goods must be delivered, how the payment is to be made, when the payment is to be made, as decided mutually. The goods must be delivered according to the terms of the contract. जैसा मैंने और जिसे मैंने बाय किया है, हमने डिसाइड किया कि कब गुड्स लेने हैं या कब पेमेंट करनी है या कितने बजे गुड्स डिलीवर करने हैं या कहाँ पे डिलीवर करने हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन सेलर एंड बायर कि वो कैसी एग्रीमेंट करते हैं. मोड ऑफ डिलीवरी. अब डिलीवरी कैसी होगी, एक्चुअल डिलीवरी होगी हैंड टू हैंड
या गुड्स अगर जो मूवेबल नहीं है या बल्क में है वो सिंबॉलिक डिलीवरी होगी या किसी थर्ड पर्सन से होगी, वो डिपेंड करता है। डिलीवरी ऑफ द गुड्स शुड बी मेड इन सच अ वे विच enables the buyer to exercise his control over the goods. In other words, through the delivery, the goods must be put in the possession and the buyer of the buyer or the authorized agent of the buyer. Delivery can be by these three modes. So basically ये three modes हैं जिसे हम डिलीवरी कर सकते हैं। मोड्स ऑफ द डिलीवरी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द चैप्टर। हमने ऊपर ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, सिंबॉलिक क्या होती है और कंस्ट्रक्टिव क्या होती है। इफ़ यू वांट आई एक्सप्लेन अगेन। एक्चुअल डिलीवरी जिसमें फिजिकल ट्रांसफ़र होता है सामान का। सिंबॉलिक मतलब जहाँ पे गुड्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं तो हम उससे कुछ भी रिलेटेबल कोई चीज़ पकड़ा देते हैं जो उसको ही सेल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल गोडाउन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते तो हम गोडाउन की कीज़ दे देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि सेल होगी। यहाँ कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी विच इज़ बाय द थर्ड पार्टी, जब पोजेशन किसी के पास किसी और के पास होती है और ओनर कोई और होता है। थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अब ओनर कोई और बन चुका है, देन फिर वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानी जाती है। नेक्स्ट, पेमेंट एंड डिलीवरी बाय आर कॉन्करेंट। जब हम डिलीवर करेंगे पेमेंट भी साथ ही हो जाएगी अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर यहाँ एडवांस पेमेंट जैसे हमने ऊपर पढ़ा, अगर तो एडवांस पेमेंट है कहीं पे या कहीं पे लेटर पेमेंट का उन्होंने बोला है तो वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। इफ देर इज नथिंग इन द एग्रीमेंट देन दिस हैज़ टू बी कॉन्करेंट, मीन्स साथ साथ। जैसे डिलीवरी ऑफ द गुड्स की वैसे उसको पेमेंट कर दी। द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड द पेमेंट प्राइस मस्ट बी कॉन्करेंट, एक्सप्लेन अर्लियर। Effect of the part delivery. Section 34. When the goods are delivered partly, the effect of such part delivery can be taken differently depending upon two cases. Part delivery means कुछ सामान अभी दिया और कुछ अभी हमारे पास पड़ा है। फर्स्ट केस, पार्ट डिलीवरी इन द प्रोग्रेस ऑफ होल डिलीवरी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जो पार्ट डिलीवरी है उसको हम मानेंगे कि हमने फुल डिलीवरी कर दी। When the goods partly delivered were so delivered in the progress of the delivery of the whole goods, then it shall have the same effect as the delivery of the whole goods would have on passing of property. Therefore, the part delivery would be considered as a whole delivery, and hence the property in the goods shall pass for the whole goods. Suppose हमारे पास 100 kg के goods हैं, इसमें से 20 kg जो है मतलब हमने 100 kg पूरे सेल कर दिए, बट इसमें जो 20 kg हैं वो बायर ले गया, बट जो बाकी की 80 kg हैं वो अभी बायर नहीं लेके गया। ठीक है जी, तो पर हम इसमें ज्यूम करेंगे कि हमने सारे गुड्स दे दिए, हमने सारे गुड्स सेल कर दिए। अब इसमें बायर जो होता है वो बायर नहीं लेके जाता, इसमें सेलर की कोई गलती नहीं होती। इन केस इन फ्यूचर जाके कोई भी प्रॉब्लम होती है या गुड्स खराब हो जाते हैं तो बायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज सेलर ने तो दे दी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बायर की। अब मैं इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ। पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी इन द प्रोग्रेस ऑफ होल डिलीवरी, इसका मतलब ये होता है कि जब हम थोड़ी सी भी डिलीवरी कर दी हम एज्यूम करेंगे कि हमने सारी सेल कर दी, मतलब सारी डिलीवरी होगी। एज वी हैव रेड इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द गुड सेलर की तरफ से, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है डिलीवरी। द सेलर कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल 100 kgs of wheat to the buyer. The buyer duly got total 100 kgs weighted properly but takes away। अब इसमें क्या हुआ कि वेट के अकॉर्डिंग या जो भी सब कुछ करके उसने सेल तो होगी, बट बायर ने जो था वो क्या किया, बायर टेक्स अवे only 20 kgs out of the total. Later, due to the fire, the entire balance 80 kgs were destroyed. Held 20 kgs were operate as delivery of total. Held that the 20 kgs delivered in the progress of whole 100 kgs. Hence, the delivery of the part goods shall operate as delivery of total 100 kgs. Thereof, the buyer shall be liable for the loss of 80 kgs ड्यू टू फायर। ठीक है जी,
उन्होंने क्या बोला कि अब बायर की गलती थी कि बायर नहीं लेके गया, हमने तो पूरी सेल कर दी थी, मतलब हम पार्ट डिलीवरी को भी होल डिलीवरी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, पार्ट डिलीवरी इज मेड टू सेवर इट फ्रॉम द होल डिलीवरी। अब उन्होंने ऊपर क्या कहा था, पार्ट डिलीवरी इन द प्रोग्रेस ऑफ होल डिलीवरी, इन्होंने उसको होल डिलीवरी एज्यूम किया था, बट इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें उसको सिवेयर कर रहे हैं। सिवेयर मीन्स सेपरेट करना, पार्ट डिलीवरी को होल डिलीवरी से सेपरेट कर रहे हैं। मतलब अगर हमने थोड़ी सी भी डिलीवरी की, इट डजेंट मीन्स हमने पूरी डिलीवरी कर दी। अब मैं आपको केस समझाती हूँ। सपोज हमारे पास 100 kgs थे, उसमें जो 20 kgs थे वो डिलीवर कर दिए सेलर ने, बट 80 kgs उसने अभी पास ही रखे। अब इसमें कौन लाइबल होगा, सेलर, बिकॉज इसमें सेलर ने अपने पास रखे हैं। सो हम सेलर को लाइबल करेंगे इन केस कोई भी हार्म पहुंचता है हमारी ये बाकी की 80 गुड्स को। Where the goods are partly delivered were made intentionally to separate the part from the whole, then the part delivery shall operate as the delivery of the part and not the whole delivery. In the example, the buyer only got 20 kgs weighted for taking the delivery. A buyer only got means सामान किसने दी है, सेलर ने, बायर ने नहीं लिया, सामान दिया ही सेलर ने है। For taking the delivery, then such part delivery was made intentionally. अब ये डिलीवरी सेलर ने उसको इंटेंशनली दी है, ये बायर ने तो ली नहीं डिलीवरी 20 kgs। बायर तो चाहता था कि मेरे को पूरी डिलीवरी मिल जाए 100 kgs की, पर 20 kgs सेलर ने दी। It only take the delivery of 20 kgs. Hence the property of 20 kgs shall pass to the buyer. Therefore the buyer is not liable for the loss of 80 kg goods because the property in the 80 kgs was still with the seller. आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन टू। इसमें बायर की मिस्टेक थी फर्स्ट वाले में कि बायर ने 20 ले लिया और 80 नहीं लिए। सेकंड में सेलर की गलती है बिकॉज उसने इंटेंशनली 20 दिए, 20 नहीं दिए। सो जिसने इंटेंशनली जो किया है वो ही लाइबल हुआ होएगा फॉर द लॉस। नेक्स्ट पॉइंट, बायर मस्ट अप्लाई फॉर डिलीवरी, सेक्शन 35। Unless otherwise agreed between the parties, the seller is not bound to deliver the goods until the buyer applies for the delivery. अब अगर मैं डिलीवरी करने के लिए सामान की बोलूँगी तभी मेरे को सामान मिलेगा। अगर मैंने बायर ने ही नहीं बोला सेलर को कि मेरे को सामान की डिलीवरी कर देना, तो सेलर को कैसे पता चलेगा? In other words, if the buyer never applied for the delivery of the goods and the seller did not deliver the goods, then the buyer cannot hold the seller liable for the non-delivery of the goods. अब जब मैंने ही नहीं सामान मांगा तो वो सेलर कैसे डिलीवर करेगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फिर सेलर को लायबल नहीं कर सकते फॉर द नॉन डिलीवरी, कि उन्होंने हमें सामान नहीं दिया, हम उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। बट द बायर कैन स्यू द सेलर but the buyer can sue the seller for the breach of non-delivery of the goods if he had applied for the delivery of the goods but the seller did not deliver the goods. अब अगर तो मैंने बोला है कि भैया मेरे को सामान प्लीज़ डिलीवर कर देना और मैंने उनको पैसे भी दे दिए बट स्टिल उन्होंने मेरे को सामान नहीं डिलीवर किया, then that's their mistake. Then I can held liable them for the non-delivery. It may be noted that the buyer is also required to make the demand or apply for the delivery if, as per the contract, the goods are to be subsequently acquired by the seller and then to be delivered. However, the buyer's duty will arise on receiving the intimation from the seller that he has acquired the said goods. बायर को अप्लाई करना पड़ेगा, डिमांड करनी पड़ेगी गुड्स की, देन ही सेलर उनको भेजेगा। एंड इन केस ऑफ दैट कि बायर को बताना भी पड़ेगा कि हाँ जी मेरे को गुड्स मिल गए हैं। Another important thing is the buyer must apply properly. अब बायर को प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, the contract of the sale provides that the delivery of the goods should be made in the November on 7 days notice. द बायर, अब उन्होंने क्या बोला है कि नवंबर में डिलीवरी देनी है, पर 7 डेज से का नोटिस भी देना है, मतलब उनको नोटिस दे के फिर वो डिलीवरी होगी। द बायर गिव्स अ नोटिस इन अर्ली नवंबर, बायर ने नोटिस दे दिया। हेल द बायर इज सेड टू
have applied properly. अब बायर का काम खत्म, बायर ने प्रॉपरली जैसे सेलर ने बोला था वैसे अप्लाई किया। अब अगर सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स इन द टाइम, he would be liable for the breach of the contract. Section 36, subsection 4 states that the buyer must apply for the delivery at the reasonable time, that is during the working hours. अब अगर किसी शॉप की टाइमिंग सुबह मॉर्निंग 9 टू एट नाइट 10 है, तो मैं अब 12 बजे तो उनको बोलूँगी नहीं कि भैया मेरे को डिलीवरी दे दो सामान की। ऑब्वियसली दैट आर नॉट रीजनेबल टाइम्स। सो मेरे को मॉर्निंग 9 टू नाइट 10 तक ही सामान को बोलना पड़ेगा कि भैया हमें डिलीवरी दे दो, मतलब अप्लाई भी उसी टाइम में करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी, द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज डिसाइडेड अपॉन द फॉलोइंग। द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड एट द प्लेस विच हैज़ बीन म्यूचुअली डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज। ऑब्वियसली जहाँ पे हमने म्यूचुअली डिसाइड किया होगा वहीं पे मेरे को डिलीवरी होगी। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द गुड्स आर डिलीवर्ड एट सच अ प्लेस ऑन अ वर्किंग डे ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। अब सामान वर्किंग डे पे और वर्किंग आवर्स में ही डिलीवर होना चाहिए। इफ द पार्टीज हैव नॉट डिसाइडेड अपॉन द प्लेस ऑफ द डिलीवरी, देन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अब अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, शुड बी डिलीवर एट द प्राइस वेयर दे आर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। अब मैंने शॉप की भैया को बोला भैया मेरे को ना 1 kg राइस दे दो। उन्होंने मेरे को 1 kg राइस दे दिए और मैंने वहीं पे उनसे डिलीवरी ले ली, मतलब मैंने वहीं पे उनसे सामान ले लिया। सेकंड, फॉर एन एग्रीमेंट टू सेल, और अब अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ, अब द गुड्स शुड बी डिलीवर्ड एट द प्लेस वेयर दे आर एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल, जहाँ पे एग्रीमेंट किया होगा। मैंने भैया को बोला भैया मेरे को 5 किलो चावल मेरे घर पे प्लीज़ डिलीवर करवा देना। तो मैंने जहाँ पे उनको बोला मेरे घर पे, वो वहाँ पे मेरे को डिलीवरी करवाएंगे। ऊपर क्या था, जहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, मतलब उसी शॉप में। अब यहाँ पे क्या है, घर में। फॉर द फ्यूचर गुड्स, अब फ्यूचर में कहाँ पे होगी, द प्लेस एट विच द मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस, जहाँ पे वो सामान मैन्युफैक्चर हुआ होगा। टाइम ऑफ द डिलीवरी, where under the contract of the sale the seller is bound to send the goods to the buyer, but no time was fixed as when to send the goods, then the seller must send the goods within the reasonable time and the reasonable hours. अगर अगर मैंने भैया को बोला भैया मेरे को ना सुबह मैंने नियर अबाउट 2 PM मैंने भैया को बोला भैया मेरे को ना मतलब प्लीज़ दोपहर को, कि भैया प्लीज़ मेरे को ना अब राइस मेरे घर पे ना डिलीवर कर दो। मैंने नहीं बताया कि कब डिलीवर करने कब नहीं करने। तो ऑब्वियसली उनका बनता है कि 10-15 मिनट में मेरे को डिलीवरी दे दे। अगर वो रात को 3 बजे ये मेरे को डिलीवरी देने आ रहे हैं, 3 बजे ज़्यादा हो गया बट नियर अबाउट 12 बजे मेरे को डिलीवरी देने आ रहे हैं, तो देन दैट इज़ देयर मिस्टेक नॉट माइन। सो उनका बनता है कि मेरे को सामान टाइम पे दे। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर द गुड्स टू द बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, द सेलर offered to deliver the goods on the 4th January but at 9 p.m. Held the delivery of the goods was not at the reasonable hour. It may be noted that in the case of where the words such as directly, forthwith, or without loss of the time are used in the contract of the sale, a quick or immediate delivery is expected by the buyer. अब अगर ये वाले वर्ड्स यूज़ हमने कहीं पे भी देख लिए तो इट मीन्स हमें वहीं पे डिलीवरी चाहिए, मतलब थोड़ी देर बाद या इमीडिएटली। Goods in the possession of the third party. When the goods are in the possession of the third party and the seller delivers the goods by informing the third party that now the third party holds the goods for the buyer and not the seller, then such a delivery, constructed delivery, shall not be operative unless such third party acknowledges, that is, tells or intimates to the buyer that he hold the goods on his behalf. मैं आपको इसी एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। हम ये एग्जाम्पल रीड करते हैं। एज गुड्स वर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस ऑफ एक्स। अब क्या है, ये एक वेयर हाउस है एक्स का, मतलब सामान की पोजीशन किसके पास है, एक्स के पास। ए जो है, ए क्या है, ओनर ऑफ द गुड्स।
ए सोल्ड गुड्स टू बी। बी क्या बन गया? बायर। पहले बी बायर था और ए को हम ओनर या सेलर ऑफ द गुड्स भी कह सकते हैं। ए इन्फॉर्म टू एक्स दैट द गुड्स हैव बीन सोल्ड टू बी एंड नाउ एक्स स्टोर्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बी। ए ने एक्स को बताया कि उसने सामान बी को बेच दिया है। अब आप जो रजिस्टर में नेम वगैरह चेंज करके बी का लिख दो। यहाँ पे बी आना था, बायर। ठीक है जी। तो अब ए ने बोला एक्स को कि आप मेरा नाम काट के आप बी का लिख दो क्योंकि अब बी ओनर है। एक्स नेवर एक्नॉलेज दिस फैक्ट टू बी। अब यहाँ पे एक्स की ड्यूटी बनती है कि वो बी को बताए, बायर को बताए कि हाँ जी अब आप ओनर हो इस चीज़ के, अब आपकी ओनरशिप है और ए की ओनरशिप नहीं है। बट एक्स ने ऐसा नहीं बताया। अब क्या हुआ, थोड़ी दिन बाद गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब एक्स ने कहा कि ये तो बी के समान है, मैं बी से पैसे लूंगा। बट बी को तो पता ही नहीं था कि वो अब ओनर बन चुका है या ए ने ओनरशिप उसके नाम पे करवा दी है। ए और बी की आपस में की बात हो गई थी। बट अब जो गुड्स में सामान पड़ा है वो भी एक्स के बी के नाम पे रजिस्टर हो गया था, ये बी को नहीं पता था। सो बी को लाइबल हम नहीं कह सकते, एक्स यहाँ पे लाइबल होगा। बट वेयर द गुड्स वर सोल्ड ऑन द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स देन सच एक्नॉलेजमेंट बाय द थर्ड पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाया है या कुछ भी ऐसा कुछ बनाया है जहाँ पे ऑब्वियसली पता चल रहा है कि सामान बी के पास डिलीवर हो चुका है, तो उस केस में बी ही लाइबल होगा, थर्ड पार्टी लाइबल नहीं होगी। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। अब जो एक्सपेंसेस होते हैं डिलीवरी के टाइम पे, फॉर एग्जांपल हमने फ्लिपकार्ट से एक सामान मंगाया, उन्होंने हमें क्या किया, सामान की कॉस्ट प्लस सामान के जो एक्सपेंसेस थे, ऑब्वियसली उन्होंने हमारे घर तक पहुंचाना है, तो वो उनका भी पेट्रोल वगैरह लगेगा, तो वो हमसे पैसे भी लेंगे। तो ये फ्लिपकार्ट वालों ने हमारे घर तक सामान पहुंचाना है, तो ये वो क्या करते हैं कि वहाँ पे लिख देते हैं फ्री डिलीवरी, बट जो एक्सपेंसेस है वो कॉस्ट में ही ऐड करके हमें प्राइस बताते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस फॉर पुटिंग द गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टेट्स शेल बी ड्यूटी ऑफ द सेलर। जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं घर तक पहुंचाने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, वो सेलर बेयर करेगा। Deliverable state is the condition of the goods in which the buyer can easily take away the delivery of the goods. अब डिलीवरेबल स्टेट क्या होती है, जहाँ पे जो बायर है वो इजीली अपना सामान ले सके। अब हम फ्लिपकार्ट पे जाके तो नहीं ना सामान लेते, ऑब्वियसली सामान हमारे घर पे आता है और घर के बाहर जाके स्टेप आउट करके सामान हमारे सामने होता है, तो इट मीन्स हमारे लिए वो डिलीवरेबल स्टेट में है। दिस इज द रीजन दैट द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड all such expenses that shall be incurred up to the place of the delivery of the goods. For example, अब X ship contract में क्या होता है, the ship is liable for all the expenses, sorry, the seller is liable for all the expenses for arranging the delivery of the goods at the port of destination. जहाँ तक सामान पहुंचाना है वहां तक के जितने भी चार्जेस हैं वो सेलर बेयर करेगा। इन FOR फ्री ऑन रेल, अब नाम से समझ में आ रहा है रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। ऑल एक्सपेंसेस अप टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट द रेलवे स्टेशन आर टू बी बोर्न बाय सेलर। रेलवे स्टेशन तक सारे खर्चे सेलर के होंगे। इन FOB फ्री ऑन बोर्ड, अब ये शिप का केस आ गया फिर। ऑल एक्सपेंसेस अप टू पुटिंग द गुड्स ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप आर टू बी बोर्न बाय द सेलर। CIF यानी कि कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये भी एक्सपेंसेस की किसकी ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ द सेलर। सो सारे एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है, सेलर। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी, क्वांटिटी गलत आ गई। अब सेलर की ड्यूटी होती है कि ये सामान क्वालिटी एंड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आना चाहिए, जितनी हमने क्वांटिटी मंगाई है जैसी हमने क्वालिटी मंगाई है वैसा सामान आना चाहिए। अब अगर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैंने 20 kg मंगाया था और 10 kg मेरे पास आया है, तो आइदर आई कैन रिजेक्ट द होल गुड्स या मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, दैट इज़ अपॉन मी। अब डिलीवरी ऑफ द लार्ज क्वांटिटी, अब मैंने मंगाया 20 था और मेरे पास 50 गया, मेरे पास कितना एक्स्ट्रा आया, 30।
तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, आइदर आई कैन रिजेक्ट द गुड्स और आई कैन एक्सेप्ट इट, या मैंने जितना मंगाया था 20 kg मैं अपने पास रख लूँगी और रेस्ट 30 मैं वापस भेज दूँगी। डिलीवरी ऑफ द मिक्स्ड goods mixed with the other goods. In case of mixed delivery, that is where the seller deliver the goods contracted for the mixed with the goods of different description. The buyer may reject the whole or he may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest. हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। Example: X agreed to sell and deliver Y tins of Gagan mustard oil at the rate of 400 per tin. अब बात किसकी हुई थी? 80 tins of Gagan mustard oil. बट उसने क्या किया, 60 tins of Gagan के भेज दिए एंड 20 tins of एगमा के भेज दिए। मतलब उसने 60 अलग और 20 अलग भेज दिए। अब गलती किसकी है? सेलर की। Here, Y may accept 60 tons of Gagan mustard oil and reject the 20 tons of Egmark oil. If Y does so, he will bound to pay for 60 tons or he may reject all the 80 tons. अब इसमें मेरी मर्जी है, मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ, ये वापस भेज दूँ, या मैं सारे ही ना एक्सेप्ट करूँ। दैट इज़ अपॉन मी। और अगर मैं ये एक्सेप्ट करूँगी तो मेरे को इसका प्राइस भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल: A sold 300 tins of canned fruit to B. The tins were to be packed in cases, each containing 30 tins. A substantial part of the tins tendered in the case containing 24 tins held, B was entitled to reject the goods as the goods contracted were to sell mixed with the goods of different description. So these were the cases of delivery of the wrong quantity. अब बायर्स के पास कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं इस केस में? अगर तो शॉर्ट डिलीवरी है, या तो मैं रिजेक्ट करूँगी या मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, और जो मैं एक्सेप्ट करूँगी है उनको पे कर दूँगी। अगर एक्सेस डिलीवरी है तो या मैं एक्सेप्ट करूँगी या रिजेक्ट करूँगी। सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं सारा ही एक्सेप्ट कर लूँ। और थर्ड ऑप्शन क्या है, रिजेक्ट द होल, मैं सारे ही रिजेक्ट कर लूँ। मिक्स डिलीवरी में क्या है, जहाँ पे गुड्स विद डिफरेंट डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ जाते हैं। हमने मंगाया गगन ऑयल था, गगन मस्टर्ड ऑयल, बट हमारे पास गगन और एगमार्क मस्टर्ड ऑयल दोनों ही आ गए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स एंड रिजेक्ट द रेस्ट। या मैं सिर्फ गगन को एक्सेप्ट कर लूँ और एगमार्क रिजेक्ट कर दूँ, या मैं सारा ही रिजेक्ट कर दूँ। ये ऑप्शन होती हैं बायर के पास। It may be noted that the buyer may not be allowed to reject the goods in the case of negligible deficiency or negligible excess of the quantity. अगर उनमें से किसका फ़र्क है, सपोज मैंने 20 kg मंगाया और मेरे पास 19 kg आया, या मेरे पास 21 kg आ गया, तो वो इतना तो चलता है, तो उसमें बायर रिजेक्ट नहीं करेगा। फर्दर, इफ द सेलर इज रेडी टू सेल द कॉन्ट्रैक्टेड quantity, again the buyer cannot repudiate the contract, he is bound to accept the same. अगर अब मेरे पास सामान कम आया, ठीक है, अब मैंने सेलर को बोला भैया मेरे पास ना 1 किलो कम आया है, तो वो बोलते हैं कि आप मेरे को वापस कर दो, मैं आपको 20 kg भेज देता हूँ। तो इस केस में मैं रिजेक्ट नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट में, मेरे को वो 20 kg एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ पॉइंट्स और है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।